देखो चैप्टर 6 ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, ये बात कर रहा है कि आपका ऑडिट रिपोर्ट कैसा होना चाहिए और फाइनली ऑडिटर एक सर्टिफिकेट देता है पूरा ऑडिट कंप्लीट करने के बाद कि कंपनी में सब कुछ ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, तो वो सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले पढ़ा है ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है, एक अच्छा ऑडिट रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, और फिर डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट और सर्टिफिकेट। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है, एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ऑडिटर का रिपोर्ट हमेशा शेयर होल्डर को जाता है कंपनी के। When the books of whether the books of accounts examined by him audit true and fair view of the statement of affair of the business, जिस बिजनेस का हम ऑडिट किए हैं उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। ट्रू मतलब उसमें सारा बात फैक्टफुली सही है कि नहीं, और फेयर मतलब वो सारे रूल रेगुलेशन को कंप्लाई करता हुआ है कि नहीं। An auditor report is therefore a written statement of the auditor containing his independent professional opinion about the truth and correctness of the account and financial statement examined by him and other specific information. अब एक अच्छा ऑडिट रिपोर्ट में क्या एसेंशियल होना चाहिए, तो ये ज्ञानबाजी वाला आंसर है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है बीकॉम में। थोड़ा सिंप्लिसिटी होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट सिंपल लैंग्वेज में हो, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ब्रेविटी होना चाहिए, मतलब कंसाइज होना चाहिए, सारा बात हम एक जगह ले आए फैक्ट्स एंड फिगर्स में चार्ट में समझाते हुए। और फर्मनेस मतलब अपना बात जो हम देना चाहते हैं जजमेंट वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर जजमेंट होना चाहिए। फर्मनेस मतलब अपने बात पे टिका हुआ रहना चाहिए। हम रिपोर्ट में कहीं कुछ एक जगह ठीक बोल रहे हैं एक जगह गड़बड़ बोल रहा है वैसा नहीं, मतलब आधा अधूरा बात नहीं बोल रहे, हम क्लियर कट लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। तो ये एक ऑडिट रिपोर्ट में एसेंशियलिटी होना चाहिए। इसके अलावा मेन ऑब्जेक्टिव जिस चीज का हम ऑडिट कर रहे हैं, अगर स्टॉक ऑडिट कर रहे हैं तो स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल बोल रहे हैं, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कर रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, यानी मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हुए होना चाहिए। हम अपना ओपिनियन देना चाहिए उसके ऊपर, हमको कंसिस्टेंसी होना चाहिए, अपना एक बात पे हम कायम रहे, में बदले नहीं। एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स जितने बने हुए हैं सब उनके हिसाब से रिपोर्ट होना चाहिए। और प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए हर एक बात का, मतलब हर एक बात रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए विथ प्रॉपर डिस्क्लोजर, मतलब विथ प्रॉपर एविडेंस। तो ये सब चीज एक ऑडिट रिपोर्ट में हो तो उस ऑडिट रिपोर्ट को अच्छा माना जाता है। अब ऑडिटर सर्टिफिकेट क्या है, इट मे बी दैट सर्टिफिकेट इज रिटन कंफर्मेशन ऑफ द एग्जैक्टनेस ऑफ द फैक्ट। जनरली ऑडिटर सर्टिफिकेट कब देता है, ऑडिटर अपना रिपोर्ट ही देता है मेनली, लेकिन मान लो आप हमको बोले कि मेरा डेटर का जो फिगर है वो एग्जैक्टली यही है कि नहीं, ये मेरा बैंक वाला लोग मांग रहे हैं, बैंक वाला लोग मेरा इन्वेस्टमेंट का फिगर या मेरे डेटा का फिगर एग्जैक्टली पूछ रहे हैं हमसे, यही है कि नहीं, कंफर्म करके दो। तो ऑडिटर एक सर्टिफिकेट बनाता है कि आज के दिन तुम्हारे स्टॉक का वैल्यू कितना है, या तुम्हारे डेटा का वैल्यू कितना है, या तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, ये वो सर्टिफिकेट बना के लिख के देता है। यानी हम लोग नॉर्मल ऑडिट के अलावा एक्स्ट्रा काम करते हैं। ये सोचो पूरा ईयर हम आपको ऑडिट कर दिए, मिड ऑफ द ईयर में आपको एक स्टॉक का सर्टिफिकेट चाहिए, आप हमको बोले एक बार स्टॉक का वैल्यूएशन का एक सर्टिफिकेट बना दो, क्योंकि बैंक लोन के लिए बैंक आपसे बोला है कि आपके स्टॉक का डिटेल दिखाइए तब आपको लोन मिलेगा, या आपके डेटा का डिटेल दिखाइए तब आपको लोन मिलेगा, या आप कहाँ का इन्वेस्टमेंट करके रखे हो दिखाइए तब आपको लोन मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर फैक्ट, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर जब ऑडिटर अपना ठप्पा लगा के देता है उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। एक पेपर पे हम लिख देगा कि ये वाला जो चीज बैंक को रिक्वायर्ड है, ये फिगर है, ये सही है, तो ये हम अपने एक सर्टिफिकेट जो देते हैं ओपिनियन का, उसको बोला जाता है ऑडिट सर्टिफिकेट। तो ऑडिट रिपोर्ट ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर होता है, जबकि ऑडिट सर्टिफिकेट आपका एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है। तो देखो यहाँ पे ऑडिट सर्टिफिकेट ऑडिट रिपोर्ट के बीच में डिफरेंस बिटवीन दिए हम, और ये एग्जाम में पूछता भी है। मीनिंग एन ऑडिटर, पहले मीनिंग का डिफरेंस दिए हैं। एन ऑडिटर रिपोर्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन मेड बाय द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, जबकि ऑडिट सर्टिफिकेट इज अ रिटन कंफर्मेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट स्टेटेड देयर इन एंड नॉट इन्वॉल्व एनी एस्टिमेट्स। हम कोई एस्टिमेट्स इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर बोल रहे हैं ये वाला फिगर सही है।
ऑडिट रिपोर्ट का स्कोप क्या है? ये वाइडर स्कोप है, इसमें हम सब कुछ कवर करते हैं. द ऑडिट रिपोर्ट कवर द एंटायर फाइनेंशियल मैटर ऑफ द एंटिटी फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. द स्कोप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज स्टैट्यूटरीली डिटरमाइंड एंड वास्ट. इसका स्कोप वास्ट है, वाइडर है. द सर्टिफिकेट इज सॉट फॉर सम स्पेसिफिक मैटर लाइक रॉ मटेरियल कंजम्पशन का फिगर कितना है, लाइक स्टॉक वैल्यूएशन कितना है, लाइक वर्क लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका यहाँ पे. तो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब हम सर्टिफिकेट देते हैं उसका स्कोप बहुत छोटा हो जाता है. तो ऑडिट रिपोर्ट का स्कोप वाइडर है, ऑडिट सर्टिफिकेट का स्कोप नैरोवर है. क्रिटिसिज्म. ऑडिटर रिपोर्ट में कंटेन क्रिटिसिज्म. रिपोर्ट में हम क्रिटिसिज्म भी देता है कि कंपनी का कहाँ गलती है, कंपनी कहाँ गलत है, कंपनी कहाँ वीक है. लेकिन सर्टिफिकेट में जनरली हम क्रिटिसिज्म नहीं देता. इन सर्टिफिकेशन ऑडिटर हैज टू स्टेट कैटेगोरिकली वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. दैट्स इट. हम अपना कोई सजेशन, कोई क्रिटिसिज्म वो सब नहीं देगा. हम सिर्फ ये बोलेगा ये फिगर ट्रू है कि फॉल्स है. दैट्स इट. टाइम ऑफ सबमिशन. जनरली ऑडिट रिपोर्ट एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड पे होता है, लेकिन सर्टिफिकेट जब रिक्वायर्ड होता है तब दिया जाता है. अ सर्टिफिकेट इज सबमिटेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. आपको बैंक आज मांगा है, हम आज दे रहे हैं, तो पर्टिकुलर डेट के दिन जब मांगा जाता है तब मिलता है ऑडिट सर्टिफिकेट. तो ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट में यही फर्क है. ऑडिट रिपोर्ट मतलब पूरा फाइनेंशियल अकाउंट्स का डिटेल चेकिंग और उसके ऊपर अपना ओपिनियन या अपना एक्सप्रेशन या अपना क्रिटिसिज्म या अपना इवेल्युएशन या फिर अपना सजेशन देते हैं. जबकि ऑडिट सर्टिफिकेट में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपना व्यू पॉइंट देते हैं कि ये फिगर ट्रू है कि फॉल्स है. एग्जाम में ये पूछता है डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट. अब आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. देखो जनरली 5 टाइप का ऑडिट रिपोर्ट है. अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब आपके यहाँ पे सब कुछ सही है. यहाँ पे अनक्वालिफाइड आपको अजीब लग रहा होगा सुनने में. अनक्वालिफाइड मतलब लगता है कि फेल हो गया, क्वालिफाइड मतलब पास. अनक्वालिफाइड मतलब रिपोर्ट फेल का रिपोर्ट दे रहे हैं, नहीं. अनक्वालिफाइड मतलब विदाउट एनी डॉट. हम किसी बात पे कोई पॉइंट ही नहीं रेज कर रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट है. अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब विदाउट एनी क्वालिफिकेशन. यहां पे क्वालिफिकेशन का मतलब अच्छा नहीं है. क्वालिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है बुरा. जब हम क्वालिफिकेशन देते हैं मतलब हम आपके बारे में कोई क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कुछ बुराई निकाल रहे हैं या कुछ गलती निकाल रहे हैं. अनक्वालिफाइड मतलब सब कुछ ट्रू एंड फेयर है, कोई दाग धब्बा नहीं है रिपोर्ट के ऊपर. तो देखो स्टैंडर्ड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या है? इट इज अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट बाय द ऑडिटर. जनरली यही ऑडिट रिपोर्ट दिया जाता है. इट प्रेजेंट और शो द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर. हम सब कुछ बता रहे, ट्रू है, सब कुछ फेयर है. यहाँ पे ऑल द रिक्वायरमेंट सच एज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो आर फुल्ली प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड. सब कुछ मेरे को दिखाया गया, हम सब कुछ ऑडिट किए, कुछ में कोई गड़बड़ नहीं है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग विद द अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रूल, गैप का रूल, सारा प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए अकाउंट्स बना, कोई दिक्कत नहीं है. देयर इज नो एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. हम कोई अलग से एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ नहीं दे रहे हैं जहां पे हम कोई बुराई निकाल रहे हैं या कोई क्रिटिसिज्म कर रहे हैं. हम सब कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू बता के एकदम परफेक्ट रिपोर्ट दे रहे हैं. उस टाइप का रिपोर्ट को बोलते हैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट. अब आया मॉडिफाइड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट. इट इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट but with extra paragraph present in the audit report that auditor believe it is important to provide additional information regarding significant uncertain matter. कुछ uncertain matter है जिसके लिए हमको अलग से एक explanation paragraph देने का मन है. हालांकि हमको उसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिला है, अनक्वालिफाइड ही है, लेकिन मॉडिफाइड वर्ड हम जोड़ दिया अपने रिपोर्ट के ऊपर. और ये नाम ना ऑडिट रिपोर्टर के ऊपर एकदम रिपोर्ट के टॉप में ये नाम देता है, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, मॉडिफाइड अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट ऐसे लिख देता है, ताकि जो लोग उस रिपोर्ट को पढ़े, जो भी शेयर होल्डर, टैक्स डिपार्टमेंट, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस ऑडिट को पढ़े, वो समझ जाए कि यहाँ पे कैसा कंपनी का हालत है. तो अनक्वालिफाइड, मॉडिफाइड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में हम एक एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ देना चाहता है कुछ इंपॉर्टेंट अनसर्टेनिटीज के बारे में. मेरे को हालांकि कोई गड़बड़ी नहीं मिला, सब कुछ वैसे ट्रू एंड फेयर है. इट स्टिल प्रेजेंटेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर व्यू. सब कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू है एकदम, बट फिर भी हम एक एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कुछ अनसर्टेनिटीज के बारे में. अब आता है क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट. व्हेन फाइनेंशियल रिपोर्ट आर ट्रू एंड फेयर विथ अ व्यू ऑफ एक्सेप्ट ऑफ फ्यू एरियाज. सब कुछ आपके यहाँ पे ट्रू एंड फेयर है एक्सेप्ट सम एरियाज. तो उन एरियाज में कुछ प्रॉब्लम है,
बाद बाकी सब कुछ ठीक है। ऐसा अगर है तो हम अपना रिपोर्ट कैसा देंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट देंगे हम। तो क्या लिखा, होल फाइनेंशियल रिपोर्ट आर ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर फ्यू एरियाज। अ सेपरेट पैराग्राफ फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन विल बी पब्लिश्ड बाय एन ऑडिटर when there are material misstatement in the financial statement given but not pervasive to the financial statement। सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिखाई दिया हमको, बड़ा मिसस्टेटमेंट, लेकिन वो परवेसिव नहीं है, मतलब पूरे रिपोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे है केवल। ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस दैट मटेरियल बट नॉट परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, हमको 100% एविडेंस नहीं मिला उस बात का, हमको 100% एविडेंस नहीं मिला, मेरे को डाउट है कि वहां पर्टिकुलरली कुछ मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बट हमको 100% उसका एविडेंस नहीं मिला, इसीलिए हम क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट दे रहे हैं। 100% एविडेंस मिल जाता ना तो हम एडवर्स रिपोर्ट देता, नेगेटिव एकदम, बट हमको 100% मिला नहीं, फिर भी हम एक पैराग्राफ दे के सावधान कर देना चाहता है शेयर होल्डर लोग को, गवर्नमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को, मैनेजमेंट को, कि आपके यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहां कुछ गड़बड़ है, बट वो 100% एविडेंस नहीं है मेरे पास, इसलिए उस एरिया को मेंशन करते हुए हम एक अलग पैराग्राफ लिख लेते हैं। एडवर्स, अच्छा क्वालिफाइड ओपिनियन हो गया, एडवर्स ओपिनियन रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन टू नॉट फेयरली प्रेजेंटेड नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गड़बड़ियां है, तब हम एडवर्स रिपोर्ट देते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट जिसको बोलते हो। स्पेसिफिक रीजन विल बी फॉलो अप द ओपिनियन, हम अपने ओपिनियन के पीछे रीजन भी देंगे आपको, क्योंकि हमको एविडेंस मिला है, यहां पे एविडेंस मिला है। क्वालिफाइड रिपोर्ट में एविडेंस नहीं है, मेरा डाउट है उस तरफ और स्ट्रांग डाउट है, तब हम एक अलग पैराग्राफ दिए केवल, लेकिन यहां हम विथ एविडेंस विथ रीजन देंगे। इट विल बी पब्लिश व्हेन देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट है बड़ा और वो पूरे अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहे हैं, रिजल्टेड टू द रिजेक्शन ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक हद तक रिजेक्ट कर रहे हैं कि आपका अकाउंट्स ठीक नहीं है। तो ये हुआ एडवर्स ओपिनियन रिपोर्ट। और लास्ट होता है डिस्क्लेमर। दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट विल बी पब्लिश्ड व्हेन ऑडिटर कांट मेक एनी ओपिनियन टू द इनसफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। आधा अधूरा एविडेंस है और हम प्रॉपर ओपिनियन बना नहीं पा रहे, आधा अधूरा है और हम प्रॉपर ओपिनियन नहीं बना पा रहे, या मैनेजमेंट और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है किसी बात के ऊपर, मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए, मैनेजमेंट दूसरा तरीके से कर रहा है और मेरे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है हम अपना बात को जस्टिफाई कर सकें, आधा अधूरा एविडेंस के साथ है हम, तब हम एक रिपोर्ट में एक पैराग्राफ देंगे जिसका नाम होगा डिस्क्लेमर। देखते हो ना मूवीज वगैरह में नीचे डिस्क्लेमर रहता है, मेडिसिन वगैरह में नीचे डिस्क्लेमर रहता है, वैसे ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस देयर आर पॉसिबिलिटी दैट देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हम बोल रहे हैं ना पॉसिबिलिटी है, ऑडिट एविडेंस का लिमिटेशन के कारण, मतलब ऑडिट एविडेंस प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है दैट परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की वो जो मिस स्टेटमेंट है वो पूरे अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा। हाउएवर ऑडिटर कैन नॉट पब्लिश एडवर्स ओपिनियन ऑल्दो देयर आर एनी पॉसिबिलिटी दैट मटेरियल मिस स्टेटमेंट दैट परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। लेकिन ऑडिटर उसको पूरी तरीके से पब्लिश नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको पूरी तरीके से एविडेंस नहीं मिल रहा, तो वो एक डिस्क्लेमर पैराग्राफ देके छोड़ देगा कि हमको प्रॉपर एविडेंस मिला नहीं, इसलिए इस बात के ऊपर हम कमेंट नहीं कर पा रहे, इस चीज में अगर फ्यूचर में कुछ गड़बड़ी मिलता है तो मेरा गलती नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर था। 5 टाइप की ऑडिट रिपोर्ट होती है। स्टैंडर्ड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब सब कुछ सही है, मॉडिफाइड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट में कुछ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज है, चांस ऑफ अनसर्टेनिटीज है, लेकिन फिर भी रिपोर्ट ठीक है। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया में कुछ गड़बड़ियां हैं, हम केवल उसको अलग से फैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एडवर्स ओपिनियन रिपोर्ट मतलब आपके कंपनी में सब नेगेटिव है, बहुत कुछ गड़बड़ियां हैं भैया, आपका स्टेटमेंट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और डिस्क्लेमर ओपिनियन जब हमको प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला बट मेरे मन में डाउट है, हम उसको अलग से मेंशन करके रख दिया, भैया कल को मेरा गला ना पकड़े कोई। अब आते हैं ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट क्या होता है। तो देखो एक टाइटल होता है, मतलब देखो हम लिख दिया ना, द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट मेंशन इट इज इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। फिर होगा एड्रेसी, हम एक रिपोर्ट का फॉर्मेट भी आपको दिखाएंगे अभी 2 मिनट में। फिर होगा एड्रेसी मतलब हम किसको रिपोर्ट भेज रहे हैं,
मैनेजमेंट को जनरली एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर को जाता है, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर को जाता है, लेकिन कभी कभी कोई अगर इंटरनल ऑडिट हो रहा है या कभी कभी पर्टिकुलर स्टॉक ऑडिट हो रहा है तो ये रिपोर्ट खाली मैनेजमेंट को भी जा सकता है। तो हम लिखेंगे एड्रेसी का नाम, मतलब किसको ये रिपोर्ट जाएगा। थर्ड पैराग्राफ होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देखो भैया, हम ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली लिख देंगे कि असल जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट का है, हम तो सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे हैं, हम तो सिर्फ अपने एंड पे एक चीज का चेकिंग किए हैं। असल जिम्मेदारी गड़बड़ी को बचाने का, रोकने का, पकड़ने का, ठीक करने का मैनेजमेंट का है। ये बात अपने रिपोर्ट में हम क्लियरली मेंशन कर देंगे। तो थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, दिस पैराग्राफ गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मेरा क्या जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट का क्या जिम्मेदारी है, हम वहां लिख दिए। फोर्थ में लिखेंगे स्कोप ऑफ द ऑडिट, मतलब हमको क्या क्या चीज चेक करने मिला है, यहाँ पे हम क्या क्या चीज चेक कर रहे हैं। तो दिस पैराग्राफ डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द ऑडिट कंडक्टेड बाय द ऑडिटर बाय एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग द ऑडिट दैट द ऑडिट वाज डन एज पर द जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग कंट्री, मतलब गैप फॉलो करके ऑडिट हुआ। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू परफॉर्म एन ऑडिट एंड प्रोवाइड एश्योरेंस टू द शेयर होल्डर। इस पैराग्राफ में हम ऑडिटर को यह बता रहे हैं कि हम ये चीज चेक किया, इस बात का एश्योरेंस हम दे रहे हैं कि हम जो चीज चेक किया उसके हिसाब से ठीक है चीजें। तो पहला पैराग्राफ हो गया टाइटल पैराग्राफ, मतलब किस टाइप का रिपोर्ट है ये। दूसरा पैराग्राफ किसको ये रिपोर्ट भेज रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ में मैनेजमेंट और मेरा दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे। चौथा पैराग्राफ में स्कोप ऑफ ऑडिट लिखेंगे। पांचवा पैराग्राफ में ओपिनियन लिखेंगे अपना। आप देखो अनक्वालिफाइड है, क्वालिफाइड है, एडवर्स है कि डिस्क्लेमर है कि क्या है, हम कैसा ओपिनियन दे रहे हैं वो मेंशन करेंगे। छठा पैराग्राफ में बेसिस ऑफ ओपिनियन, ये ओपिनियन पे हम पहुंचे कैसे, क्या फैक्ट्स हमको मिला जिसके कारण हम ऐसा नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं, डिस्क्लेमर दे रहे हैं या क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं, तो वो वाला पैराग्राफ हमको यहाँ पे एडिशनली मेंशन करना पड़ेगा। अब अपना सिग्नेचर करेंगे, कोलकाता में बैठ के सिग्नेचर करें कि मुंबई में कि दिल्ली में कि हैदराबाद में, प्लेस ऑफ सिग्नेचर होगा, मतलब जनरली ऑडिटर का कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे है। उसके बाद में डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट देंगे और उसके बाद में सिग्नेचर, हम किस दिन सिग्नेचर कर रहे हैं वो भी मेंशन करेंगे। अब आता है एडिशनल पैराग्राफ का बात, द एम्फेसिस ऑफ मैटर इन ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। द कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कैन हैव एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ। एक अलग पैराग्राफ हो सकता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है अलग से, इसके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट भी आता है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्या है, कुछ अगर ऐसा बात है जिसपे तुम शेयर होल्डर का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, जिसपे तुम मैनेजमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, तो वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, जिस बात पे ज्यादा एम्फेसिस देने का दरकार है, तुमको लग रहा है फ्यूचर में जाके इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है कंपनी पे, तो तुम ऑडिट करते वक्त तुमको लगा कोई ऐसा गड़बड़ी, जैसे एक एग्जांपल दें, तुमको ऑडिट करते वक्त ये लगा कि पर्टिकुलर कोई एक ब्रांच है जिस पे कंपनी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो ब्रांच लॉस खा रहा है, लेकिन बाकी ब्रांच का प्रॉफिट के कारण अल्टीमेटली कंपनी प्रॉफिट पे आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में उस ब्रांच का लॉस कंपनी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एम्फेसिस पैराग्राफ बोल के हम एक पैराग्राफ जोड़ते हैं लास्ट में। तो एम्फेसिस पैराग्राफ कैन बी एडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट इफ द ऑडिटर फील टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द रीडर टुवर्ड्स द वाइटल मैटर। कोई वाइटल मैटर की तरफ हम अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं आपका। ऑडिटर डज नॉट नीड टू अल्टर इन द ओपिनियन इन केस इट्स एम्फेसिस ऑन सम सब्जेक्ट। अपना रिपोर्ट नहीं बदलने का दरकार है हमको, बट हम आपका ध्यान कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाना चाहते हैं जो फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। द पैराग्राफ इंक्लूड द ऑडिट कंडक्टेड बाय द ऑडिटर एंड द रिलायंस ऑन ऑडिट परफॉर्म बाय द ऑडिटर सम ऑन सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी। हम किन बातों को देख के ये रिपोर्ट दी है, हम वहां पे ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं, तो ये पैराग्राफ वहां भी यूज होता है। समटाइम ऑडिटर डू नॉट परफॉर्म एनी ऑडिट और नॉन मटेरियल, कोई कोई चीज हम कई बार नहीं चेक किए होते हैं, तो हम वो भी उस पैराग्राफ में मेंशन कर देते हैं कि सब्सिडियरी बुक्स का हम ये चीज नहीं देखे हैं, तो आप लोग इस चीज पे गौर रखिएगा। तो हम अपना और लास्ट में कंक्लूजन देते हैं, द ऑडिटर इशू एन ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर डूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी व्हिच कंटेन देयर ओपिनियन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। द ऑडिट रिपोर्ट इज मैंडेटरी रिपोर्ट, ये मैंडेटरी है, हम अपना रिपोर्ट मैंडेटरीली हमको देना ही पड़ेगा, चाहे वो एडवर्स हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे डिस्क्लेमर हो, चाहे क्वालिफाइड हो, चाहे अनक्वालिफाइड हो। तो ये था ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हम लोग अभी। देखो पहला पार्ट जो हम लोग पढ़े वो ज्ञानबाजी का था, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, सर्टिफिकेट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन। काम का आंसर ये था 5 टाइप की रिपोर्ट कैसी होती है, और फिर था ये फॉर्मेट क्या होता है, पूरा फॉर्मेट में क्या क्या चीजें होती है वो हम लिख दिया। अब देखो हम आपको एक स्पेसिमेन भी दिखा दे रहे हैं यहाँ पे।
देखो हम सबसे क्या बोले थे, ऊपर में आपका स्पेसिमेन ऑफ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है, तो देखो ऊपर लिख दोगे इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड हो तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, डिस्क्लेमर रिपोर्ट है तो डिस्क्लेमर रिपोर्ट हेडिंग दे दो। फिर हम बोले थे एड्रेसी, तो देखो टू द शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब डियर मेंबर्स हम एक एक करके पैराग्राफ लिखा। वी हैव ऑब्टेन्ड अबाउट द इंफॉर्मेशन, हम क्या चीज स्कोप में क्या चेक किए। इन आवर ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड, लॉ हैव बीन मेंटेन बाय द कंपनी, केप्ट इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सब ठीक है। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं। क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो कोई पर्टिकुलर एरिया में गड़बड़ होगा वो तो नीचे लिखेंगे। देखो लास्ट पैराग्राफ, डी नंबर पैराग्राफ में, सब्जेक्ट टू द क्वालिफिकेशन गिवन अबव इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल in according with the explanation given to us the said account with the note that there are document attached therein given। हम सारा डॉक्यूमेंट भी अटैच किए हैं कि हम कहाँ पर हमको क्या गड़बड़ी मिला है। देखो जैसे यहाँ पे पॉइंट बी नंबर का पॉइंट नंबर 3 देखो, स्टॉक रजिस्टर नहीं है तो हमको ये गड़बड़ी मिला। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ठीक से नहीं बनाया गया। कंपनी का जो स्टॉक है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा दिखाया हुआ है गलती से, तो ये 3 हमको गड़बड़ियां मिली। तो देखो इन आवर ओपिनियन पैराग्राफ नंबर बी में देखो इन आवर ओपिनियन करके वो तीनों गड़बड़ी को मेंशन कर दिए। उसके बाद हम बैलेंस शीट पीएल चेक किए हैं, ये भी बता दिए, और ऊपर जो भी क्वालिफिकेशन दिया उनका एविडेंस मेरा डॉक्यूमेंट के रूप में अटैच किया हुआ रिपोर्ट के साथ, तो आप लोग वो रिपोर्ट भी देख लो। ये बात हम मेंशन कर दिए। तो लास्ट में अपना बी के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट सिग्नेचर, पार्टनर का नाम, वो सब लिख के खत्म कर दिए। तो ये होता है स्पेसिमेन एक कॉपी क्वालिफाइड। वैसे अनक्वालिफाइड हो तो अनक्वालिफाइड लिख दो, एडवर्स हो तो एडवर्स लिख दो। देखो ये देखो अलग से हम बोला ना, मैटर रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, आपका ऑडिट रिपोर्ट कैसा होना चाहिए। आप 2 चीज पढ़ने वाले हो अभी, एक कंपनीज एक्ट क्या बोलता है और एक कारो क्या बोलता है। ये 2 चीजें मेन है। उसके बाद तो 2 शॉर्ट नोट है छोटा छोटा। कारो और कंपनीज एक्ट क्या बोलता है ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। एवरी लिमिटेड कंपनी अंडर द ऑब्लिगेशन टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड बाय क्वालिफाइड ऑडिटर, द ऑडिटर आफ्टर एग्जामिनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर हिज ऑडिट रिपोर्ट विच इज सबमिटेड टू एनुअल जनरल मीटिंग फॉर पर्सनल एंड कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर। हर लिमिटेड कंपनी को ऑडिट जरूरी है। क्वालिफाइड कोई भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको वो ऑडिट रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के सामने रखना पड़ेगा। सेक्शन 143 ऑफ एक्ट स्टिपुलेटेड इन डिटेल, आपको क्या क्या बोला है। ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। क्या ऑडिटर रिपोर्ट बता रहा है कि ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हुआ है कि नहीं। ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट क्या बोल रहा है और बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। इन सब पैराग्राफ में आपको ये सब बातें कंपनीज एक्ट बोल रहा है बताना पड़ेगा कि ट्रू एंड फेयर है कि नहीं रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन क्या क्या मिला ऑडिटर को वो बताओ। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है कि नहीं वो बताओ, एज पर लॉ, एज पर गैप, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट अगर है तो वो भी अलग से मेंशन करो। और बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स में आपको क्या क्या मिला अपना ओपिनियन दो। तो ये सब चीजें आपको बोलती है कंपनीज एक्ट। और इसके अलावा आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं। कोई एडवर्स कमेंट है तो ऑडिटर का वो मेंशन करो। डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई करने का दरकार है अगर तो वो बताओ। कोई एडवर्स रिमार्क है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर तो वो बताओ। फाइनेंशियल कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ रिपोर्ट में अलग से। कोई नेगेटिव रिप्लाई ऑडिटर का तो वो भी अलग से मेंशन होना चाहिए। और कैग जो डायरेक्शन दिया है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनका कुछ डायरेक्शन होता है, उस हिसाब से ऑडिट हुआ है कि नहीं वो बताओ। कारो का नियम फॉलो हुआ है कि नहीं वो बताओ। कारो का नियम अभी अगले पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट में ये सब बातें होनी चाहिए। तो आपको एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट एक ऑडिट रिपोर्ट कैसा होना चाहिए। तो आपको ये सब पॉइंट बोलना पड़ेगा। पॉइंट याद रखो, खाली हो जाएगा, उससे ज्यादा दरकार नहीं है डिटेल का। और एज पर कारो क्या चाहिए आपको, तो कारो एकदम स्पेसिफिकली बोला फिक्स्ड एसेट के बारे में बताओ, इन्वेंट्रीज के बारे में बताओ, डायरेक्टर को लोन या कोई रिलेटेड पार्टी को लोन दिया गया है कि नहीं वो भी अलग से मेंशन करो। कारो बोलता है ये सब अलग से डिस्क्लोजर होना जरूरी है। कारो है क्या, कारो का फुल फॉर्म है कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर। कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2015, कारो 2015 में आया था। कारो बोलता है कि इन सब चीजों का अलग से डिस्क्लोजर होना चाहिए। क्या क्या चीजों का, फिक्स्ड एसेट के बारे में,
ओपनिंग वैल्यू कितना है, क्लोजिंग वैल्यू कितना है, डिप्रिसिएशन कितना है, इन्वेंट्रीज के बारे में फिजिकली वेरीफाई हुआ है कि नहीं, रीजनेबल एक्यूरेसी है कि नहीं, रिकॉर्ड्स प्रॉपर है कि नहीं, लोन टू डायरेक्टर या लोन टू रिलेटेड पार्टी को अगर दिया गया तो वो प्रॉपरली अलग से मेंशन है कि नहीं, अगर वो रिकवरी का उस लोन का रिकवरी के लिए क्या स्टेप्स लिया गया है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं, पब्लिक से अगर पैसा डिपॉजिट लियो तो वो ठीक है कि नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अगर आपका फैक्ट्री है तो आईसीडब्ल्यू के हिसाब से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन हो रहा है कि नहीं, स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब एम्प्लॉय का पीएफ इंश्योरेंस, टीडीएस का पेमेंट, जीएसटी का पेमेंट, ये सब टाइमली हो रहा है कि नहीं कंपनी की तरफ से, अलग से नोट में लिखो एक लाइन में। लॉस मेकिंग कंपनी, अगर कंपनी का बहुत सारा डिवीजन है और कोई एक पर्टिकुलर डिवीजन लॉस मेकिंग है तो वो अलग से मेंशन होना चाहिए। टाइमली ड्यूज का रिपेमेंट हुआ है कि नहीं, गारंटी दिया कंपनी किसी के बिहाफ में तो प्रॉपरली है कि नहीं, फ्रॉड वगैरह कोई अगर कंपनी में डिटेक्ट हुआ है तो उसको ठीक से मेंशन किए हो कि नहीं। तो कारो इन सब पॉइंट के बारे में मांगता है, आपको 6-7 पॉइंट याद रहे आपका काम हो जाएगा। कारो का सारा पॉइंट याद होना जरूरी नहीं है, कारो का 6-7 पॉइंट याद हो तो आपका काम हो जाएगा। जनरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बुलेट है, देखो 13 ब्लैक बुलेट है, आपको खाली वो हेडिंग याद रह जाए आपका काम हो जाएगा। आखिरी 2 आंसर और चैप्टर खत्म। 2 शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में, एक आएगा कि ऑडिट ट्रू एंड फेयर व्यू, ऑडिट रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे कि नहीं, इस कंसेप्ट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर ऑडिट में मटेरियलिटी कंसेप्ट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो ट्रू एंड फेयर व्यू का शॉर्ट नोट में आप क्या लिखोगे, देखो, ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑडिटिंग मीन्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड फेथफुली रिप्रेजेंटेड। अकाउंट्स फेथफुली लिखा गया है कि नहीं और कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ना, ये मेन बात है ट्रू एंड फेयर व्यू में। आपको इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस का नियम फॉलो करना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे ABCDEF करके 6 बातें हैं, अगर वो 6 बातों के ऊपर आपको फोकस करना है जब आप ट्रू और फेयर हो कि नहीं कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये बता रहे हो। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको ये बता रहा है कि कंपनी गोइंग कंसर्न की तरह लंबा टाइम तक कंटिन्यू करेगा, हाँ या ना। एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग बना कि नहीं बना, कंपनी का प्रोविजन और रिजर्व्स वगैरह, कंपनी का प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा है कि नहीं, कोई मटेरियलिटी है तो वो अलग से डिस्क्लोज हो रहा है कि नहीं, कंपनी का एक्सपेंडिचर, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी ये आपस में अगर ऑफसेट हो रहे हैं, आपस में एडजस्ट हो रहे हैं तो वो अलग से कहीं मेंशन हो रहा है कि नहीं, और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है कि नहीं। याद है आप लोग पढ़ते थे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पीएल, रेशियो एनालिसिस, ये सब चैप्टर क्या बताता था आपको, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते थे, तो वो सब ठीक से बना है कि नहीं। आप ये सब चीजों में बोलते हो कि अगर ये सब चीज फॉलो हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन ट्रू एंड फेयर है। लास्ट आंसर शॉर्ट नोट, मटेरियलिटी कंसेप्ट। तो ऑडिट मटेरियलिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑडिट wherein the misstatement by the company will be considered as material in case it is likely that misstatement will reasonably have the influence on the economic decision of the user। ऐसा कोई जानकारी है क्या आपके पास एज एन ऑडिटर जो शेयर होल्डर को यानी यूजर को, ये रिपोर्ट को कौन यूज करने वाला है जनरली, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, उनको कोई भी एंगल से अगर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो ऑडिट रिपोर्ट या वो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको वो बात ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी चाहिए जोर दे के। यही मटेरियलिटी है। कंपनी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात, मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कंपनी के अकाउंट्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देगा, तो वैसा अगर कुछ है जो डिसीजन लेने वाले के डिसीजन को पलट सकता है, वैसा कोई इंफॉर्मेशन है तो वो आपको ठीक से डिस्क्लोज करनी चाहिए। 3 टाइप की मटेरियलिटी होती है, ओवरऑल मटेरियलिटी, ओवरऑल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और स्पेसिफिक मटेरियलिटी। ओवरऑल मटेरियलिटी मतलब द लेवल विच रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट करेगा, ऐसा कोई मटेरियलिटी है क्या। ओवरऑल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ऐसा कोई जानकारी जो कंपनी के इंटरनल वर्क को इफेक्ट कर रहा है, उनके परफॉर्मेंस को कम कर सकता है, कंपनी को फ्यूचर में परफॉर्मेंस को हैम्पर कर सकता है, वैसा कोई मटेरियलिटी है क्या। और स्पेसिफिक मटेरियलिटी मतलब कोई एक पर्टिकुलर बात में अगर कोई ऐसा गड़बड़ी है तो 3 टाइप की मटेरियलिटी होती है जो एज ए ऑडिटर उसको मेंशन करना चाहिए कि ऐसा कोई गड़बड़ी है क्या
जो ओवरऑल पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इन्फ्लुएंस करे? ऐसा कोई गड़बड़ी है क्या जो कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस पे असर डाल सकता है? और ऐसा कोई गड़बड़ी है क्या जो एक स्पेसिफिक गड़बड़ी है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट करने वाला? तो ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। मेटेरियलिटी वाली बात क्यों जरूरी है? मेटेरियलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव वाइज और क्वालिटेटिव वाइज दोनों वे में इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर को इफेक्ट करता है, इसलिए मेटेरियलिटी बहुत जरूरी है। नंबर्स में भी और क्वालिटी वाइज भी, दोनों वे में ये यूजर के डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। तो मेटेरियलिटी इसलिए जानना बहुत जरूरी है। इट इज द बेसिस ऑन विच ओपिनियन ऑफ द, अच्छा इन मेटेरियलिटी के बेस पे तो ऑडिटर अपना ओपिनियन भी फॉर्म करता है, तो ये ऑडिटर को भी जानना बहुत जरूरी है कुछ मेटेरियलिटी है क्या। और आखिरी बात, ये मेटेरियलिटी कैलकुलेट करने में लिमिटेशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है? द ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू सेट द मेटेरियलिटी ऑफ द प्रॉपर लेवल। कौन सा बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बात छोटा इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करना ऑडिटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेटेरियलिटी ढूंढना यहाँ भी मुश्किल बात है। मेटेरियलिटी कॉम्प्लेक्स है, आपको लग रहा है ये बात बहुत छोटा है, लेकिन हो सकता है आगे जाके बड़ा इंपैक्ट डाले। हाउ कैन यू डिसाइड इट टुडे ओनली? तो ये बात बहुत मुश्किल है जज करना कि ये मटेरियल है कि इमटेरियल है। द मिसस्टेटमेंट इफेक्ट द कंपनीज कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट माइट नॉट गेट डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ कुछ मटेरियलिटी ऐसी होती है जो आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि वो गड़बड़ी है कि नहीं है। कभी कभी ये हो रहा है कि गड़बड़ी बड़ी है कि छोटी है, डिटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। कभी कभी गड़बड़ी को डिटेक्ट ही नहीं किया करने पाते हम लोग। और इन द केस ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये बहुत डिफिकल्ट है। क्वांटिटी वाइज आप मेटेरियलिटी बता दोगे, क्वालिटी वाइज बताना और मुश्किल है। नंबर्स में चीजों को जज करना आसान है, क्वालिटी एस्पेक्ट से चीजों को जज करना मुश्किल है। तो मेटेरियलिटी जज करना इतना आसान नहीं है, उसमें कुछ लिमिटेशंस है, रुकावटें हैं। तो ये था ये चैप्टर जिसमें हम लोग